नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे 21 दिन के लिए, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो 400 पार सीटों का नारा दिया जा रहा है, अगर इस बार फिर से ये लोग चुनाव जीत गए, नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगले 2 महीने के भीतर, यानी तीसरी बार सरकार बनने के 2 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ को चलता कर देंगे। ये किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं करते हैं जो अपना एक स्थान रखता है या स्थान बनाना शुरू कर देता है। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अरविंद केजरीवाल ने ये मान लिया था कि योगी आदित्यनाथ का अपना एक कद है, अपनी एक भूमिका है, अपना एक स्थान है। उन्होंने कई चेहरों के नाम गिना दिए। उन्होंने कहा जी मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, वसुंधरा राजे को हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, डॉक्टर रमन सिंह हैं, कई और नाम इन्होंने लिए और इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को भी ये तीसरी बार सरकार बनते ही 2 महीने के भीतर चलता कर देंगे। और ये कैंपेन अरविंद केजरीवाल कब कर रहे थे? लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान। नरेंद्र मोदी की नई सरकार को शपथ लिए हुए भी अब 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं। जून में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आ गया है। 7 महीने हो रहे हैं। 7 महीने बाद भी योगी आदित्यनाथ को ना तो पद से हटाया गया, ना ही उनकी भूमिका में किसी तरह की कोई कमी दिखाई दे रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ था, उसमें भी योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका थी वो जस की तस है। बल्कि मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चले कि योगी आदित्यनाथ की अलग अलग राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रभावी एक भूमिका के तहत लोगों की किस तरह की डिमांड होती है और किस तरह उनको आमंत्रित किया जाता है, और वो किस तरीके से चुनावी फिजा बदल करके रख देते हैं। जब ये बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, उस समय योगी आदित्यनाथ ही थे। सबसे पहली बार उन्होंने आगरा के एक कार्यक्रम में हिंदुओं को सचेत किया था कि एकजुट हो जाओ, यानी ये जातियों में विभक्त करने की जो साजिशें चल रही हैं, इसके प्रति जागरूक हो जाइए, यूनाइट हो जाइए। अगर एक नहीं रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। और उसके बाद हरियाणा के चुनाव में उन्होंने करनाल और दूसरी जगहों पर यही प्रेरक मूल मंत्र जो है पब्लिक के बीच में रखा कि बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र में ये जारी रहा उनका, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में भी वो भेजे गए और वहां भी उन्होंने चुनाव प्रचार किए। योगी आदित्यनाथ 2 महीने में हटा दिए जाएंगे मुख्यमंत्री पद से। ये प्रचार, ये दुष्प्रचार, ये साजिशपूर्ण प्रचार क्यों किया था अरविंद केजरीवाल ने? भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए, ताकि जो योगी आदित्यनाथ का हार्डकोर समर्थक है वो आशंकित हो जाए कि अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लेवल पर किसी तरह की कोई साजिश चल रही है, कोशिश चल रही है कि उनको हटा दिया जाए, तो फिर हमें वोट देने की क्या जरूरत है? किसी हद तक
इनका दुष्प्रचार, इनका किनका? अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का। सिरे भी चढ़ा, हिंदू विभक्त भी हुए, जातियों में बटे, आशंकाएं भी बलवती हुई। इन्होंने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, इन्होंने कहा कि आरक्षण वापस ले लिया जाएगा, इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि जिस भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 70 से अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में मिल गई थी और 2019 में भी वो लगभग रिपीट हुई थी, 7-8 कम हुई थी, 62 तो अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी, सहयोगियों के साथ इनको 64 सीटें मिल गई थी। उसको नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 पर रह गई, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस जो 2019 में बस रायबरेली तक सिमट गई थी, अमेठी में भी राहुल गांधी हार गए थे, उसको भी 6 सीटें मिल गई। इनको लगा कि जातियों में हिंदुओं को विभक्त करो, उनको बांटो और राज करो। यानी मुनाफा इसमें है कि हिंदुओं को विभाजित कर दो, बांट दो। लेकिन बहुत जल्दी इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। लोगों की समझ में आ गया कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने जातियों में विभक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी का भी कर लिया, नरेंद्र मोदी का भी कर दिया और अपना भी कर लिया। क्योंकि जिन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार दी जानी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक करके रह गई। जबकि 2014 में 282 अकेले भारतीय जनता पार्टी को और 303 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता ने उनको दी थी, उनकी झोली में डाली थी। और वो जो प्रायश्चित का एक भाव था, वो हमें जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दिया। 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी, इसमें 29 सीटें मिली, 4 सीटें बढ़ गई। हरियाणा में दिखा, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। 48 एमएलए उसके जीत करके आए और तीसरी बार सरकार बनी। और महाराष्ट्र में जहां पर लोकसभा चुनाव में ये एमवीए गठबंधन को, इंडिया अलायंस को 48 में से 31 सीटें मिल गई थी, विधानसभा चुनाव में फिर पटका दिया भारतीय जनता ने, यूनाइट होकर के, हिंदू बन करके। जो जातियों में विभक्त हो गई थी लोकसभा चुनाव में, वो फिर से हिंदुत्व पर आई। इसमें आरएसएस की भी भूमिका थी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका थी और इसमें बेशक योगी आदित्यनाथ की बेहद अहम भूमिका थी। मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका कैसे थी। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 12 रैली की, 92% स्ट्राइक रेट रहा उनकी जीत का। जम्मू कश्मीर में 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन महाराष्ट्र में जो 12 रैली की थी, जिन 12 विधानसभा क्षेत्रों में की थी, उनमें से 11 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हरियाणा में 14 रैली की योगी आदित्यनाथ ने, 14 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल मिली, यानी 64% उनका जीत का स्ट्राइक रेट रहा। झारखंड में भी हालांकि उन्होंने 13 रैली की थी, लेकिन उन 13 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में जीत मिली, 8 में हार मिली। 38% फिर भी उनकी जीत का स्ट्राइक रेट था। जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने 4 रैली की थी और जिन विधानसभा क्षेत्रों में की थी, सभी में जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, यानी 100% उनका जीत का स्ट्राइक रेट रहा। उत्तर प्रदेश में ना भूलें, 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था और 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, यानी वहां भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार का और जीत का स्ट्राइक रेट 78% रहा। अब वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में उनकी कुल मिलाकर के 14 रैलियां होनी हैं।
वो 1 फरवरी तक दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में 14 रैलियां करेंगे और सूत्र तो ये बता रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी रैलियां और बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिल्कीपुर में भी, अयोध्या की मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हो रहा है, जहां से फरवरी 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीत करके आए थे। बाद में उनको फैजाबाद सीट से जब लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और वो वहां से जीत गए, तो उनको मिल्कीपुर सीट खाली करनी पड़ी। अब वहां उपचुनाव हो रहा है और योगी आदित्यनाथ लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं। ये चूंकि अयोध्या में पड़ती है सीट, भगवान राम की जन्मभूमि की एक सीट है, विधानसभा क्षेत्र है, और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को, जो फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते, उनको अयोध्या का राजा घोषित किया था संसद भवन में खड़े होकर के। योगी आदित्यनाथ इनका हिसाब किताब करने वाले हैं, ब्याज समेत चुकता करने वाले हैं। और जो वहां से सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक मतों से जीतने वाली है, मिल्कीपुर में भी। यानी 9 सीटों में से 7 पहले जीती थी, अब ये 10वीं सीट का चुनाव है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 10 में से 8 सीटें जीत करके योगी आदित्यनाथ अभी से 2027 का नींव रखना चाहते हैं अपनी जीत की, तीसरी जीत की, हैट्रिक लगाने की। अब आते हैं दिल्ली पर। अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देने के लिए आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिन अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और अमित शाह गृह मंत्री बन गए, यानी केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार बन गई, तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। वो योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में शंखनाद करने आ रहे हैं और इनका बोरिया बिस्तर बांधने के लिए आ रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ को हटवाने की बात का दम्भ भर रहे थे, अब योगी आदित्यनाथ इनको हटाने का पूरा बंदोबस्त करके ही दिल्ली से निकलेंगे और शुरू की 4-5 रैलियां ही इनके पैर, इनके डेरे तंबू उखाड़ने के लिए काफी होगी। वैसे 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, उसमें प्रधानमंत्री, उनमें गृह मंत्री, उनमें डिफेंस मिनिस्टर, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई फायर ब्रिगेड नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार की बागडोर संभालने वाले हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट मैंने आपको जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में बताया है, और उत्तर प्रदेश में भी आप जानते हैं कि क्या स्ट्राइक रेट रहा है, उसके चलते अब आप देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हवाइयां उड़ी हुई हैं, हवाइयां उड़ गई हैं। क्या क्या कहना शुरू कर दिया है, रामायण के संदर्भ दे रहे हैं और वो भी गलत तरीके से दे रहे हैं। दुनिया जानती है कि रावण मारीच को लेकर के पहुंचे थे सीता मैया का हरण करने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, और ये केवल हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए और ये बताने के लिए कि मुझे भी रामायण के बारे में पता है, राम कथा में दिलचस्पी है और महाभारत में भी, और मैं तो बड़ा प्राइड हिंदू हूं, ये सब साबित करने के लिए जब आदमी इस तरह के दावे दुक्कड़ करते हैं सभाओं में, तो कई बार गलतियां करते हैं और ऐसे झूठ बोल जाते हैं जो फिर संभाले नहीं संभलते और बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनको ज्ञान शून्य है हिंदुत्व के बारे में भी, और जो हमारे प्राइड, ये जितने भी आपके महापुरुष हैं, भगवान हैं, इनकी जो लीलाएं हैं, इनकी जो कथाएं हैं, इनके बारे में शून्य ज्ञान है। सुनिए इन्होंने क्या कहा हाल में, और ये क्यों कहा है, ये आप जरा खुद ही सोचिएगा।
तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। सब जानते हैं कि मारीच सोने का हिरण बना था और रावण एक साधु वेश में आया था, लेकिन ये पता नहीं कौन सी रामायण पढ़ के आए हैं। हकीकत ये है कि ये पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट हैं, ये ढोंग रचते रहते हैं। इन्होंने जितने भी इधर कारनामे किए हैं, चाहे वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना हो, तिरुपति की यात्रा हो, भगवान राम की अयोध्या में जाना हो, वहां पर दर्शन करने का नाटक करना हो, या यहाँ पर पुजारियों को, ग्रंथियों को, महिलाओं को, सबको वेतन देने का जो है और पैसे देने का चाहे लालच किया हो, ये सब जानते हैं कि किस कदर घबराए हुए हैं। और अकेले अरविंद केजरीवाल घबराए हुए नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी भी घबराई हुई है। आज खबर आ रही है कि जी कोई एक कार्यक्रम होना था कर्नाटक में और राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे, उनकी बड़ी तबीयत खराब है और वहां जा नहीं पाएंगे। और पिछले दिनों जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई थी, तो ये और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में ही थे, वहां से लौट आए थे। अब फिर वहां कार्यक्रम रखा गया है तो पता चला है कि राहुल गांधी जा नहीं रहे हैं। और कांग्रेस के कुछ सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि साहब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस बार फिर वही गलती करने जा रहे हैं जो 2020 में की थी। यानी शोर तो बहुत मचा रहे हैं कि राहुल गांधी की कई सभाएं होंगी, राहुल गांधी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए, इसलिए फिर से एक मंथन चल रहा है कि कांग्रेस को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और वो जो इंडी अलायंस के जो घटक दल के नेता हैं वो भी लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी को किसी तरह मनाओ। इसके बावजूद जिस तरह का दिल्ली में वातावरण बन गया है और जितनी आक्रामकता हमें इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, दूसरे नेताओं की तरफ से दिखाई दे रही है, और अब योगी आदित्यनाथ की सभाएं दिल्ली में शुरू होने जा रही हैं, उसके बाद किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की इन 14 रैलियों के बाद दिल्ली में पूरी तरीके से पासा पलट चुका होगा, अरविंद केजरीवाल के डेरे तंबू उखड़ चुके होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।